नमस्कार दोस्तों, आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई सुना होगा, लेकिन आज आप देखेंगे वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, या फिर कहें कि वंस अपॉन अ टाइम ऑन अर्थ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी के महानतम नायकों में से एक, जिन्हें शायद इतिहास के पन्नों में तो वो मकाम नहीं मिल सका, लेकिन देश के हर एक दिल पर उन्होंने राज किया है। आज के वीडियो में हम इतिहास के उन सारे पन्नों को पलटेंगे जो नेताजी से संबंधित थे। दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में आज़ादी में उनका योगदान, उनके जीवन के बारे में और आज़ादी से संबंधित सभी घटनाओं पर हमारा फोकस रहेगा। दूसरा जो पार्ट्स होगा वो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ। उनके जीवन के आरंभिक कुछ सालों को हम छोड़कर हम सीधे आते हैं 1916 में। 1916 में नेताजी कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे। वहाँ पर एक ब्रिटिश टीचर के द्वारा एक स्टूडेंट को, एक इंडियन स्टूडेंट को बेरहमी के साथ पीटा जाता है। जब ये घटना नेताजी तक पहुँचती है और वो इस घटना के खिलाफ पुरजोर विरोध करते हैं। स्टूडेंट के पिटने की शिकायत कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से की जाती है और नेताजी वहाँ पर स्ट्राइक की धमकी देते हैं। इस घटना के बारे में जब न्यूज़ में प्रकाशित होता है तो दबाव में आकर उस टीचर को स्टूडेंट से माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी वो टीचर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और फिर से एक स्टूडेंट की पिटाई करता है। दूसरी बार जब ये घटना नेताजी के नॉलेज में आती है तो नेताजी और स्टूडेंट्स उस टीचर की ही पिटाई कर देते हैं। इसके बाद में नेताजी को कमीशन के आगे माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन नेताजी माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर देते हैं। बाद में उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है। जब ये सारी घटनाएं परिवार के सामने आती है, नेताजी के परिवार के सामने आती हैं, तो नेताजी का परिवार थोड़ा सा चिंतित हो जाता है नेताजी के भविष्य को लेकर। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी और उनकी माताजी का दिल से ये सपना था कि उनका लड़का ICS की तैयारी करे, इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करे। दोस्तों, जैसा कि आज आप IAS का रूप देखते हैं, IAS का पुराना रूप ICS था, जिसे उस वक्त इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। और आज जितना टफ IAS का एग्ज़ाम होता है उससे कई गुना टफ उस समय भारतीयों के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था। इसकी तैयारी करने के लिए ब्रिटेन जाना होता था और उसके लिए 4 साल देना पड़ते थे। तो परिवार में फाइनली ये डिसीजन हुआ कि नेताजी को पढ़ाई के लिए, ICS बनने के लिए लंदन भेजा जाएगा। लेकिन सुभाष बाबू अपने टाइम से वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लेट थे। 4 साल की तैयारी थी जिसमें से 3 साल निकल चुके थे। नेताजी के हाथ में सिर्फ 8 महीने थे। 8 महीनों में उन्हें 9 सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी और ICS का एग्ज़ाम निकालना था। 4 साल की तैयारी उन्होंने सिर्फ 8 महीने में कर ली और जब रिजल्ट आया तो नेताजी की 4th रैंक थी। 4थी रैंक उन्होंने इस एग्ज़ाम में हासिल की थी और फाइनली वो ICS ऑफिसर बन गए थे। जब ये बात उनके परिवार को पता चली तो परिवार सारा खुशी से झूम उठा, लेकिन नेताजी अभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी नज़र में अंग्रेज़ों की सेवा करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। फिर होता वही है जो नेताजी के मन में होता है, वो ICS की नौकरी को लात मार देते हैं देश सेवा के लिए। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि लोग पद की खातिर देश प्रेम, मानवता, इन सारे मूल्यों को साइड में रख देते हैं, लेकिन नेताजी थे जिन्होंने देश प्रेम और मानवता के लिए पद को साइड में रख दिया था, पद को ठोकर मार दी थी। नेताजी के ICS छोड़ने की बात जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी थी। लोग उनसे मिलना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे, उनसे जुड़ना चाहते थे। आखिर वो देखना चाहते थे कि कौन ऐसा शख्स है जो मखमल की सेज को छोड़कर कांटों भरा रास्ता चुन रहा है देश के लिए। जब जहाज के माध्यम से वे बंबई गए, वो देखकर आश्चर्यचकित थे। हजारों की संख्या में भीड़ उन्हें देखने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए और उनसे मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हुई थी। नेताजी के दिमाग में उस समय ये क्वेश्चन आया कि जब मेरे इस छोटे से डिसीजन से इतने सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो क्यों ना मैं पूरे देश को ही जोड़ दूं। और तभी से नेताजी ने पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए अभियान छेड़ दिया। आमतौर पर आपने देखा होगा कई सारे लोग सफलता पाने के बाद में 7वें आसमान पर होते हैं, लेकिन नेताजी ने इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बावजूद उनके पैर ज़मीन पर ही थे और उनका दिल हिंदुस्तान के लोगों के साथ। बात करते हैं गांधी इरविन समझौते की। गांधी और इरविन
दोनों के बीच में बातचीत होती है और उसमें इरविन के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है गांधी जी के सामने। वो गांधी जी से कहते हैं कि आप डोमिनियन स्टेटस स्वीकार कर लो। गांधी जी इस प्रपोजल को लेकर कांग्रेस कमेटी में रखते हैं। कांग्रेस कमेटी में गांधी जी के समर्थक तो डोमिनियन स्टेटस की मांग को लेकर गांधी जी का सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन नेताजी को डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं। दोस्तों, आपको डोमिनियन स्टेटस के बारे में बता दूं कि डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल एक ऐसा प्रपोजल था जिसमें हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के भीतर का कंट्रोल तो हिंदुस्तानियों के ही हाथ में होने वाला था, लेकिन देश पर बाहरी कंट्रोल, पूरी तरह से बाहरी कंट्रोल ब्रिटिश हुकूमत का रहने वाला था। और नेताजी को डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था और उनके उस विरोध का असर भी देखने को मिला। कांग्रेस ने फाइनली लाहौर अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव ठुकरा कर पूर्ण स्वराज की मांग रखी और ये सब संभव हो सका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरोध के कारण। नेताजी एक कुशल वक्ता थे, बहुत प्रभावशाली नेता थे, इस कारण कांग्रेस में उनका कद और उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। सीधे आते हैं 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी गांधी जी से कहते हैं, कांग्रेस के बीच में कहते हैं कि इस समय अंग्रेज कमजोर हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, इस वजह से वो अंदरूनी विद्रोह नहीं झेल पाएंगे और ये सबसे अच्छा वक्त है उनके खिलाफ विद्रोह करने का। हमें अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए और हमें अपनी आज़ादी ले लेनी चाहिए। लेकिन गांधी जी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इस बात को लेकर कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग नेताजी की बात का समर्थन करते हैं। जब वोटिंग का टाइम आता है तो गांधी जी अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए दक्षिण भारत के नेता और अपने एक कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा करते हैं नेताजी के खिलाफ। नेताजी और सामने थे गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया। इस चुनाव से पहले गांधी जी पट्टाभी की जीत के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, हर कांग्रेस सदस्य से बात करते हैं, उनके लिए कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं वो सभी के लिए चौंकाने वाले होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक तरफा जीत होती है और गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। इस बात से गांधी जी इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि उन्हें कहना पड़ता है कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। गांधी जी बोस की जीत से बहुत ज़्यादा दुखी थे और इस कारण वो बोस से कहते हैं कि आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। आपने महाभारत में एकलव्य की कहानी सुनी होगी, जबकि द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा मांगा जाता है और एकलव्य बिना एक क्षण सोचे हुए अपना अंगूठा दान कर देता है। इतिहास फिर से अपने आप को दोहराता है। इस बार एकलव्य की जगह सुभाष चंद्र बोस होते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी, चूंकि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी को अपना गुरु मानते थे और एक अच्छे शिष्य का परिचय देते हुए वो अपना त्यागपत्र गांधी जी के चरणों में रख देते हैं और कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं। इस घटना के बाद से सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कांग्रेस छोड़ने के बाद में नेताजी को 12 बार अलग अलग जेलों में डाला जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। बाद में उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। कांग्रेस के भीतर के लोग विभिन्न पदों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नेताजी का दिमाग एक अलग ही फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा था। वो इस समय विश्व युद्ध के समय भारत को इस विश्व युद्ध की परिस्थिति में कैसे लाभ मिल सकता है, आज़ादी के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर विचार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि अभी ब्रिटेन कमज़ोर है, हमें कैसे भी करके भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करने चाहिए और इसके लिए उनके पास एक सॉलिड आइडिया भी था। दोस्तों, विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि विश्व युद्ध में 2 पावर्स काम कर रही थी। विश्व युद्ध के दौरान दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स और दूसरी साइड थी एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश थे। दूसरी तरफ जो एलाइड पावर्स थी उसमें ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश थे। दोनों आपस में लड़ रहे थे। ऐसी अवस्था में जियोपॉलिटिकल एडवांटेज के बारे में सुभाष चंद्र बोस विचार कर रहे थे। नेताजी मौका देखते हैं, गाड़ी के पीछे की डिक्की में छुप जाते हैं और छुपकर वो धनबाद पहुंचते हैं। धनबाद से काबुल पहुंचते हैं जो आज पाकिस्तान में है, और काबुल से रशिया पहुंचते हैं। आप कभी गाड़ी में बैठते हैं तो आप गाड़ी में 3 घंटे के सफ़र में भी थक जाते होंगे, लेकिन आप सोचिए कि पीछे की डिक्की में लेटे हुए एक व्यक्ति देश के लिए कोलकाता से मॉस्को तक का सफ़र करता है। रशिया के बाद में नेताजी
हिटलर के पास मदद के लिए पहुंचते हैं, जो कि उस वक्त जर्मनी का लीडर होता है। हिटलर नेताजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उनके प्रभाव के कारण वो उन्हें 4000 सैनिक अपने साथ देता है। साथ ही जापान जाने के लिए एक स्पेशल सबमरीन देता है। इसके बाद में नेताजी सबमरीन के सहायता से जापान पहुंचते हैं, जापान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, भारत के बुद्धिज्म और जापानी प्रधानमंत्री के बौद्ध होने का कनेक्शन जोड़ देते हैं। इससे जापान का प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसके बाद में वो पार्लियामेंट में घोषणा कर देता है कि हम हर संभव मदद करेंगे भारत की आज़ादी के लिए। कहानी आगे बढ़ती है। सिंगापुर और जापान की लड़ाई हो रही होती है। सिंगापुर ब्रिटेन के कब्जे में होता है, जबकि जापान उसके खिलाफ लड़ रहा होता है। नेताजी ये जानते थे कि सिंगापुर में जो सैनिक लड़ रहे हैं, करीब 85,000 सैनिक जो लड़ रहे हैं, उसमें से 45,000 भारतीय हैं और भारतीय सैनिकों पर बम डालना, उन्हें मारना किसी भी तरह से उचित नहीं है। आप बम डालने से पहले मेरे द्वारा लिखे गए कुछ संदेशों को आसमान से फेंकवा दीजिए। नेताजी के संदेश लिखे हुए कई सारे पर्चे जो हिंदुस्तान की लगभग हर भाषा में होते हैं, वो आसमान से नीचे गिरवा दिए जाते हैं। जब ये पर्चे ज़मीन पर मौजूद सिंगापुर के सैनिक पढ़ते हैं, जो कि मूलतः इंडियन होते हैं, वो जब ये पढ़ते हैं तो वो नेताजी के संदेश से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस प्रभावशाली रणनीति के बाद में सिंगापुर की सेना के भीतर ही विद्रोह हो जाता है। जो सारे सैनिक इंडियंस होते हैं वो नेताजी के साइड में आ जाते हैं। इन 45,000 सैनिकों के साथ नेताजी आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं, जो देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटेन से लड़ती है। सेना के द्वारा बर्मा को जीत लिया जाता है और मणिपुर में पहली बार तिरंगा लहराया जाता है। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, और इस घटना के कारण जापान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और आगे नेताजी को मदद नहीं कर पाता है। इसी बीच वियतनाम से जापान जाते वक्त एक विमान के क्रैश हो जाने के कारण नेताजी की दुखद मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद पूरा देश सदमे में आ जाता है। जापान के कमज़ोर पड़ने और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। ब्रिटिश लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं। देश में एक और बड़ा विद्रोह जन्म लेता है, जिसे INA रिवोल्ट कहा जाता है। भारतीय नौसेना के हजारों जवान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ते हैं, नेताजी से प्रभावित होकर। फाइनली ब्रिटेन घुटनों पर आ जाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत देश आज़ाद हो जाता है। 1951 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत आए थे। दोस्तों, क्लेमेंट एटली के बारे में बता दूं कि ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर साइन किए थे और जिनके हस्ताक्षर के फलस्वरूप भारत देश आज़ाद हुआ था। उनसे ये पूछा गया कि बताइए आपने भारत देश कैसे छोड़ दिया। क्वेश्चन का जवाब देते हुए क्लेमेंट एटली कहते हैं कि इसके 2 कारण थे। सैनिकों का विद्रोह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और दूसरी ओर आज़ाद हिंद फौज, यानी INA रिवोल्ट और आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने 2 कारण माने जिनके कारण ब्रिटेन को देश छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं नेताजी और उनके बारे में सारे ऐतिहासिक तथ्यों को आपके सामने रखूं। इससे बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी कुछ भी नहीं कि एक व्यक्ति किस तरह से त्याग पर त्याग किए जाता है अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये कहानी, एक महान कहानी, आपको कैसी लगी। उनके जीवन से जुड़े हुए तथ्य, उनसे आप किस प्रकार प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, नेताजी की कहानी को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसे वो डिज़र्व करते थे। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है, भारत की आज़ादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि आज यही होगी कि आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी कहानी से अवगत कराएं, उनके त्याग से अवगत कराएं, उनके बलिदान से अवगत कराएं। वीडियो के माध्यम से इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और नेताजी के बारे में कोई और तथ्य भी अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए।